हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस ये जो टॉपिक है हमारा, इसके पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एनडीए, ठीक है, बैंकिंग, सीडीएस, जो भी एग्ज़ाम्स है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब कि आपको पता नहीं कि इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से करना है, या जिनका नॉन हिंदी बैकग्राउंड, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है, मतलब जो हिंदी मीडियम से है, तो शुरुआत में उनको इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो सब कुछ बताया गया है हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की तैयारी शुरू करने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले उसका फाउंडेशन, जो कि ए टू जेड और क्या सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें बेसिक्स के बाद आपको थोड़े बहुत पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए फ्रेज, क्लॉज, उसके बाद टाइप्स, यानी फ्रेज के टाइप्स, क्लॉज के टाइप्स, और तब आपको आना चाहिए सेंटेंस में। इतना जब आप कर लेते हो ना, उसके बाद आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस में कूदने के लिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो सिलेबस है, ठीक है, अगर हम मेनली बात करें तो तीन है हमारा: ग्रामर है, वोकैबलरी है, और कॉम्प्रिहेंशन है। तो ग्रामर में यदि आप पार्ट्स ऑफ अ स्पीच कर लेते हो तो वही हो गया हमारा फिनिश। वोकैबलरी तो याद करने वाली चीज़ है, और कॉम्प्रिहेंशन वो पैसेज हो गया। तो ग्रामर में पहुंचने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आपको शुरू करना होगा। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन प्रोनाउन से शुरू कर, लेकिन डायरेक्ट आपको नाउन प्रोनाउन से पढ़ाई नहीं करनी है। उसके पहले आपको इंग्लिश के जितने फाउंडेशन है, ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेने होंगे। और मैंने इसी सीक्वेंस पे अपने चैनल पे सारे वीडियोस डाल दिए हैं। तो अगर सेंटेंस आपका पहला टॉपिक है तो इससे पहले बाकी सारी चीज़ें भी देख लें। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य किसको बोलते हैं? तो शब्दों का समूह होता है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं ना, सेंटेंस। रोज वाक्य बोलते हैं, पढ़ते हैं। आइए इसके डेफिनेशंस सब देखते हैं। तो सेंटेंस मेनली क्या है? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप है, जो कि अरेंज किए जाते हैं मीनिंगफुल ऑर्डर में। इसलिए तो एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, मतलब कि वही हो गया शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य, उसको इतना तरह से बढ़ा के लिख दिया गया है। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको रटना नहीं है, ये थोड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा, बस समझाने के लिए चीज़ें हैं कि कोई भी वाक्य, वो उसका जो अरेंजमेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मैं एक सेंटेंस लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, चलो लिख दिया मैंने, कविता गोज़ टू स्कूल। ठीक है, कविता स्कूल जाती है। ठीक है, सेंटेंस है सिंपल सा। ये एक दो तीन चार, चार शब्दों का ग्रुप आ गया, सही से अरेंज हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, यानी सेंटेंस कहेंगे। लेकिन मान लीजिए ये सेंटेंस अगर कुछ इस तरह से लिखा होता कि कविता टू, और सॉरी यहाँ पे टू, और उसके बाद मैं लिखती गोज, और उसके बाद स्कूल, तो क्या आप इसे सेंटेंस कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड का ग्रुप तो है, लेकिन मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज नहीं है। इनका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए अब देखिए, ये सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस में क्या क्या होता है? तो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, क्लॉज होते हैं। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं सेंटेंस, लेकिन इसके पहले आपको फ्रेज और क्लॉज क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले वो पढ़ा दिया। नेक्स्ट, सेंटेंस क्या होता है? तो हमेशा आपको कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कैसे? कैपिटल लेटर से। देखिए, के हमने कैपिटल लिखा, बीच में भी कहीं कैपिटल लेटर मान लो आ सकता है, लेकिन आपको शुरुआत के जो लेटर होंगे वो ज़रूर कैपिटल होंगे। और अंत किससे होता है? तो या तो फुल स्टॉप से, देखो फुल स्टॉप से हमने एंड किया, या तो क्वेश्चन मार्क से, या तो हमारा इस तरह से एक्सक्लामेशन मार्क से। मतलब कि सेंटेंस की पहचान क्या है? शुरू होगा इंग्लिश एबीसीडी के कैपिटल लेटर से, और एंड होगा या तो फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लामेशन मार्क से, जो कि इस तरह के हैं। अब सेंटेंस के हिस्से कितने होते हैं? डेफिनेशन समझ गए? अब चलो हिस्से पर आते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कौन कौन? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
तो पहला हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है तो ये मैंने बेसिक्स में ही करा रखा है आपको। जो मेरी पहले की सारी वीडियोस देख कर आए होंगे उनको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ आ रही होगी कि अच्छा इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तो इसमें कविता, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी चीज़ें हो जाती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं तो प्रेडिकेट कहते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट। आसान है। चलिए, अब सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज। या तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन, कविता यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन भी आ सकता है, या मान लीजिए शी हमने लिख दिया, या नाउन फ्रेज भी आ सकता है। ठीक है, मतलब कि शब्दों का ग्रुप जो नाउन की तरह काम करेगा। और सब्जेक्ट के बारे में क्या है चीज़ें, सब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, बाद में भी आपको हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर केसेस में सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के शुरू में ही होता है। जैसे यहाँ पे शुरू में हुआ। सब्जेक्ट कौन होता है, जो सेंटेंस में कुछ काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए तो वही हो गया प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट की पहचान क्या है तो ये वर्ब से शुरू होगा। देखिए क्या लिखा है, इट बिगिन्स विथ द वर्ब, वर्ब से शुरू होगा। मतलब कविता अगर सब्जेक्ट हो गई तो ये बाकी पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। समझ गए, इतना समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स हमने सेंटेंस के लिख लिए हैं। इसमें आपसे मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछूंगी कि कौन क्या क्या है। देखो, आई टीच इंग्लिश ग्रामर, मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो पढ़ाती हूँ तो कौन पढ़ाता है, मैं, यानी करने वाली, एक्शन करने वाली सब्जेक्ट, और इसको छोड़ करके बाकी चीज़ें क्या हो गई, प्रेडिकेट। ये सभी वाक्य ही हैं, सेंटेंस के एग्जाम्पल है। मैंने अलग अलग तरीके के भी सेंटेंस लिए हैं ताकि उसमें आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़ा ढूंढने आ जाए। रोहन इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रोहन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है। यहाँ भी सब्जेक्ट रोहन हो जाएगा, और इस रोहन के बारे में जो भी बातें कही गई ये क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट। अब मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें। अब इसमें मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूं तो आप क्या बोलोगे, तो मे को बोलोगे, नहीं। देखिए, जो एक्शन करने वाला होता है, डूअर होता है, उसी को तो हम कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा गॉड, और गॉड को छोड़ करके जितनी चीज़ें आ गई, मे, ब्लेस यू, ये हमारे हो जाएंगे क्या, तो प्रेडिकेट हो जाएंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को छोड़ करके इतनी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तो प्रेडिकेट हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट टच द लाइव वायर, वो खुला तार, नंगा तार को मत छुओ, मत छुओ। अब इसमें यदि मैं बोलूँ, बताओ सब्जेक्ट ढूंढ के बताओ क्या है इसमें, तो क्या आपको सब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में जो होता है, ये जो हम बात कह रहे हैं किसको कह रहे हैं, तो कोई सामने वाला होगा उसी को कहेंगे, या जो भी हमारे बातें सुन रहा होगा उसे कह रहे होंगे कि इस तार को छुओ मत। यानी सामने कौन होगा, सेकंड पर्सन, यानी यू, यू को हम कह रहे हैं कि ये मत छुओ। यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है, और हिडन क्या है तो सब्जेक्ट के रूप में यू है, और ये पूरा सेंटेंस एज अ प्रेडिकेट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ क्या छुपा होता है, यू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर नेम, इसमें यदि मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूं तो देखो, व्हाट इज़ योर नेम का आप जवाब क्या दोगे, तो माय नेम इज़, और फिर अपना नाम दोगे। तो आपने बोला माय नेम इज़, उसके बाद कुछ बोला, यानी माय नेम आपने सेंटेंस के शुरू में लाया, तो आपने माय नेम को किसकी जगह पे बोला, योर नेम की जगह, तो यहाँ पे योर नेम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और बाकी प्रेडिकेट। ठीक है, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे नाम के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में एक्शन पूछा जा रहा है, तो ये योर नेम सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी प्रेडिकेट। प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि कृपया मेरी मदद करो, और ये भी हम कह रहे हैं तो कोई पर्सन तो आपको नहीं दिख रहा है कि कौन है, तो मेरी मदद करो, तो मदद करने के लिए किसको कह रहे हैं, कोई सामने होगा उसी से कह रहे हैं। यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट हिडन है, छुपा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, यू, और बाकी चीज़ें ये हो गई हमारी प्रेडिकेट। समझ गए। वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, अब कहेंगे कि कितना सुंदर ड्रेस है, इट मीन्स आप उस ड्रेस को ये कह रहे हो कि ये ड्रेस बहुत सुंदर है। ठीक है ना, वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़, ये आपको क्या बोलते हैं, अचानक से आश्चर्य में बोला गया है, तो इसको यदि हम बदल के बोलना चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस मतलब ड्रेस को ही कह रहे हैं, तो ये जो इट हो गया, और इट हो गया हमारा कौन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बाकी चीज़ें प्रेडिकेट। तो मैंने इतने तरह के सेंटेंसेस लिए हैं, इसमें मेरा पर्पस था आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढना, लेकिन आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि इन सारे सेंटेंसेस को
हम पहचानना सीखेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस काइंड का है, किस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, किस तरह के वाक्य हैं। ठीक है, ये 7th नंबर जो ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आगे आप काइंड्स में देखोगे कि हमने किस तरह से सारे सेंटेंसेस के काइंड्स कवर किए। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस के हमने हिस्से देख लिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से भी तोड़ा गया है, तो क्या, तो पहला सब्जेक्ट देखिए डूअर। देखिए डू मीन्स काम करना, डू मीन्स करना, ईआर लगा दिया, काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या है, तो काम करने वाला। वर्ब किसको कहेंगे, तो जो एक्शन करे, क्रिया करे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो क्रिया के कहते हैं ना कर्म, यानी कि कर्ता के एक्शन को जो रिसीव करे, कर्ता का फल जिस पे पड़े वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। मेन स्ट्रक्चर तो हमारा सेंटेंस का यही होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो कि हर कंडीशन में सही है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो जाए ये चीज़ें नहीं बदलती। हाँ, सब्जेक्ट की लंबाई बदल सकती है, ऑब्जेक्ट की लंबाई बदल सकती है, लेकिन मेन फॉर्मेट तो यही होता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्ड, फ्रेज, ये सारी आपको बेसिक्स की वीडियो में क्लियर कर दी गई है, इसमें हम उतना टाइम नहीं देंगे। कॉम्प्लीमेंट के अलावा कुछ अदर वर्ड्स भी आ जाते हैं, एडजंक्ट्स भी, जो कि एडवर्ब या एडवर्ब क्लॉज आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर से कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। यहाँ हम आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं ढूंढना, यहाँ हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब देखेंगे। चलो, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। वोन, वह जीत गई, वह खेल जीत गई। वोन क्या हो गया, वर्ब, क्या जीत गई, तो गेम जीत गई, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करें, शी परफॉर्म्ड वेल, उसने अच्छा परफॉर्म किया। शी हो गई सब्जेक्ट, परफॉर्म क्या हो गया, एक्शन यानी वर्ब, कैसा परफॉर्म किया, अच्छा। ये वेल क्या है, एडवर्ब है, यानी कि एक तरह के इसको हम एडजंक्ट्स में रखेंगे कि अदर वर्ड्स है या एडजंक्ट्स है। अच्छा, इसे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही हो सकता है, इसीलिए वेल को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। शी इज़ अ गुड प्लेयर, शी सब्जेक्ट, इज वर्ब। ठीक है ना, ए आर्टिकल हो गया, यानी कि एडजेक्टिव में ही आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इसे देख लिया है। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, प्लेयर क्या हो जाएगा, नाउन, नाउन हो जाएगा। तो इस सी हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद गुड प्लेयर क्या हो जाएगा, अ गुड प्लेयर, वह क्या है, तो एक अच्छी प्लेयर है, मतलब शी को हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो अ गुड प्लेयर ये क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की, वो ज़रा मुझे बताएं कि शी इज़ के बाद ये जो है अ गुड प्लेयर, ये कौन सा फ्रेज है, जल्दी बताइए। अ गुड प्लेयर कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है? यस, बिल्कुल सही, ये हमारा नाउन फ्रेज है। क्योंकि नाउन फ्रेज क्या होता है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। गुड एडजेक्टिव हो गया, प्लेयर नाउन हो गया, तो ये नाउन फ्रेज है जो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। इतना सारी चीज़ें आपको क्लियर है अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स के बारे में बोले तो कुछ कहते हैं कि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कुछ का कहना असर्टिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, ये सारे। चिंता मत कीजिए, आप दोनों सही है, दोनों तरह के लोग सही है। और ये दोनों टाइप्स होते हैं, रियली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दो बेसिस पर होते हैं। पहला आपका हो गया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस बनता कैसे है, उनकी बनावट के आधार पे हम उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जो कि हमारा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और दूसरा हमारा फंक्शंस के आधार पर कि सेंटेंस बन तो गए, अब वो सेंटेंस किस तरह से रोल निभाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, क्या करने का काम उनका है, उस आधार पे हमारे 5 होते हैं। पहला है हमारा असर्टिव, जिनको कि डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव और 5 एक्सक्लामेटरी। ठीक है, इतने काइंड्स हैं, दोनों को बारी बारी से देख लें। सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के जो टाइप्स है वो देखेंगे, जो कि सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल यानी कि नाम से ही लग रहा है कि काफ़ी सिंपल होगा, ये ज़्यादा जटिल नहीं होगा। चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस इज अ शॉर्ट सेंटेंस, आसान भाषा में, जिसमें कि क्या होता है, तो एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। अरे वाह, सबसे आसान।
मतलब कि एक सब्जेक्ट मिल जाए और प्रेडिकेट मिल जाए, मतलब वर्ब से शुरू हो कुछ चीज़ें, वही हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, इसीलिए इसका नाम भी सिंपल रखा गया। और इसमें क्या बातें लिखी गई है, तो इट कैन बी वन मेन क्लॉज, मतलब कि ये एक मेन क्लॉज भी हो सकता है, मतलब कि एक वाक्य को हम क्लॉज भी कह सकते हैं ना, क्लॉज की वीडियो में आपको बताया गया, एक वाक्य को हम क्लॉज भी कह सकते हैं। मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज को और किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए। मेन क्लॉज को और किस नाम से जानते हैं, तो यस प्रिंसिपल क्लॉज। एक और नाम बताइए, यस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, 3 क्लॉज हो गए हमारे, जो कि मेन क्लॉज, प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्या कहा गया है सिंपल सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस जो है ये फ्रेज और क्लॉज के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, मतलब कि उसमें फ्रेज भी आ सकता है, क्लॉज भी आ सकता है, ये चीज़ें। अब चलो इतनी सारी चीज़ें हैं, और सेंटेंस कैसा होता है इसका, तो सेंटेंस जो भी आपके दिमाग में सबसे आसान वाक्य चल रहा है ना, तो वही हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। जैसे देखिए मैंने वो लिया था ना, कविता गोज टू स्कूल, कविता स्कूल जाती है, आराम से ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी चीज़ें प्रेडिकेट हो गई, है ना, सिंपल। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इज शाइनिंग हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेस फुटबॉल हो गया प्रेडिकेट। समझ गए, इतना आसान था, मतलब आपके सेंटेंस जहन में जो भी सेंटेंस चल रहा है आसान, राम इज डांसिंग, सीता इज सिंगिंग, राम इट्स अ मैंगो, आई एम गोइंग, ही इज वॉकिंग, ऐसे जो भी आसान आसान छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना पा रहे हो, दोज ऑल आर सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलो कंपाउंड, जैसे जैसे काइंड्स बढ़ेंगे थोड़ी सी इनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। अब ये सिंपल था, कंपाउंड मतलब कि आप जानते ही हो यौगिक, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ जुटा है, सिंपल की तरह ये सिंपल नहीं है। सेंटेंस जिसमें कि क्या है, मोर देन वन मेन क्लॉज। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये जो 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, तो कविता गोज टू स्कूल, इसको आप सेंटेंस भी कहोगे और क्या कहोगे, तो ये एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, मेन क्लॉज, मतलब कि ये अपना पूरा एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है, ये भी कंप्लीट अर्थ दे रहा है, ये भी कंप्लीट अर्थ दे रहा है। ठीक है, इसका कह रहा है कि इसमें मोर देन वन मेन क्लॉज आएगा तो, लेकिन एक से ज़्यादा आएगा, मोर देन वन। और क्या इसकी विशेषता है कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में एट लीस्ट यानी कम से कम 2 मेन क्लॉज आएगा। 2 मेन क्लॉज आने का मतलब समझ रहे हैं कि 2 जगह आपका सब्जेक्ट वर्ब पेयर आएगा, समझ गए, जो कि जुड़ा हुआ होगा ज्वाइंट विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है वो बता दिया गया है क्लॉज के वीडियो में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि उसका शॉर्ट ट्रिक क्या था, याद है ना, यस फैन बॉयज, जिसमें कि एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से ऑफ, वाई ऑफ नहीं सॉरी और, वाई से येट, और एस से सो। लास्ट वीडियो में शायद एस को मैंने सिंस लिख दिया था, तो वो ज़रा ध्यान दे देंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया कि एस से हमारा सो हो जाएगा। तो चलिए ये हमारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनसे अगर जुड़ा रहेगा तो बस समझ लीजिए कि आपने कंपाउंड सेंटेंस पहचानना सीख लिया। शी लाइक्स टू स्विम एंड ही प्रेफर्स टू रन, वह तैरना चाहती है, और किसी लड़की के बारे में बोल रहा है कि वह दौड़ना प्रेफर करता है। तो चलो यहाँ पे आपको 2 मेन क्लॉज दिख रहे हैं, तो हाँ एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर यहाँ तक आया, फिर एंड आ गया बीच में, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, और फिर से ही सब्जेक्ट आ गया, प्रीफर्स वर्ब आ गया, मतलब दो जगह हमारा सब्जेक्ट वर्ब पेयर दिख रहा है। इस सेंटेंस में हमारे 2 मेन क्लॉज आ गए हैं, और जो कि बीच में जुड़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इसलिए सेंटेंस में तो 2 क्लॉज हैं, लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है, सिंपल या कंपाउंड, तो ये कंपाउंड है ना। सिंपल में याद रखिए एक ही सब्जेक्ट आएगा और जो भी आ जाएगा प्रेडिकेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 आए हैं। ठीक है, सेकंड में देखिए, आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं टहलने के लिए जाना चाहता था लेकिन वर्षा शुरू हो गई थी। चलो यहाँ हमें सब्जेक्ट दिखा, यहाँ भी वर्ब गो फॉर वॉक, अब यहाँ पे वो बट दिख गया, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे आ गया,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया और उसके बाद कह रहा है कि इट स्टार्टेड रेनिंग, फिर से सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी एक मेन क्लॉज, यहाँ भी एक मेन क्लॉज जुड़ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो ये भी हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पे इसमें सो हो जाएगा। ठीक है, द कार ब्रोक डाउन सो वी टूक अ टैक्सी। अब ब्रोक डाउन का मतलब यहाँ टूटना नहीं हो गया, ठीक है ना, ब्रेक डाउन का पास्ट टेंस है ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ या वस्तु का खराब हो जाना या काम करना बंद कर देना, लेकिन ब्रेक डाउन का यूज़ यदि हम पर्सन के लिए करते हैं तो उस कंडीशन में होता है कि फूट फूट कर रोना, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन टूट गया है ना, टूट गया है यानी कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। कार हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब, यहाँ तक एक मेन क्लॉज हो गया डाउन तक, फिर सो आ गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर वी हो गया सब्जेक्ट और ये फिर से वर्ब, यहाँ भी ये हमारा एक और क्लॉज, दो क्लॉज जुड़ रहे हैं सो से। ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके हो गए, कंपाउंड सेंटेंस के। अब आप अंतर समझ पा रहे हो ना सिंपल और कंपाउंड में। चलो इसको थोड़ा और कम्प्लेक्स बनाते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, कम्प्लेक्स जैसे कि नाम से ही जटिल लग रहा है, चलो देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए कुछ कुछ सिमिलैरिटी इसकी कंपाउंड सेंटेंस की तरह होगी कि सेंटेंस विच हैज़ मोर देन वन क्लॉज, ये बातें तो उसमें भी थी, चलो ये कॉमन है, ये याद नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें एक मेन क्लॉज होना चाहिए और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। अच्छा, मतलब कि एक तो मेन क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और दूसरा सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए डिपेंडेंट हो। और किससे जुड़ा होना चाहिए, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, या इसी कंजंक्शन को क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है ना। अब देखिए अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लिया, फैन बॉयज, चलो इसको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंपल, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया। कंपाउंड सेंटेंस क्या कहोगे, तो फैन बॉयज वाला याद रखिएगा, उससे जुड़ा हो तो कंपाउंड। अब उसके अलावा कुछ से भी जुड़ा हो, बड़ा सेंटेंस कितना हो, आपको ये कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि इन दोनों कंडीशन छोड़ करके जो बच गया सो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। देखिए सेंटेंस का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये सब अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी है ही, लेकिन ज़्यादा इसके यूजेस आपको स्कूल के एजुकेशन में, मतलब कि 1 to 10 की ग्रामर में वो ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो मान लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, नहीं उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्हें फिर दिक्कत आती है बाद में पढ़ने में। ठीक है, तो जो आप पैसेजेस जब पढ़ोगे समझना होगा, वर्ब लगाना होगा, तो जब ये ग्रामर का आपका पिलर पहले से हिला हुआ रहेगा, अगर ये सब चीज़ें नहीं पढ़े रहेंगी तो वहाँ फिर आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए सबके लिए ज़रूरी है। चलिए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वॉज सिक। उसने मीटिंग अटेंड नहीं किया क्योंकि वह बीमार थी। आपको दो क्लॉजेस दिख रहे हैं, यस मैम बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गया, ये शी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। बिकॉज आ गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यही बिकॉज हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और शी वॉज सिक क्योंकि वह बीमार थी। और आप जानते हो जब मैंने आपको फ्रेज क्लॉज पढ़ाए थे तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक जोड़ने को मैंने बोला था कि ये अपने अर्थ के लिए इस पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ तक का तो कंप्लीट अर्थ हुआ कि वह मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा क्योंकि वह बीमार थी, तो क्योंकि वह बीमार थी ऐसा लग रहा है कि ये अपने अर्थ के लिए इसके कुछ पे डिपेंडेंट होगा, से कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए आपको ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी हमने देखा था। ठीक है, फिलहाल यहाँ सेंटेंस की बात हो रही है। यहाँ बिकॉज आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। जब घंटी बजी तो बच्चे क्लासरूम से निकल गए, मतलब रश्ड मतलब दौड़ करके निकले। चलो यहाँ पे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ढूंढ पा रहे हैं क्या, पहले तो दो आप क्लॉज देखिए, तो दो क्लॉज कहाँ दिखा, तो द बेल रैंग, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब दिखा, बाद फिर से दिखा द स्टूडेंट रश्ड, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब। अब इनके बीच में आना चाहिए था ना व्हेन, लेकिन यहाँ ना करके देखो ये यहाँ आ रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाक्य के शुरू में भी आकर के दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कि जब घंटी बजी स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर दौड़ा है। यहाँ पे व्हेन भी हमारा
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये पूरा सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू विल इम्प्रूव योर स्किल। यदि आप रोज़, ठीक है ना, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से निरंतर अभ्यास करते हो, तो आपके स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। एक हमारा यहाँ क्लॉज है यानी सब्जेक्ट वर्ब पेयर, एक क्लॉज हमारा यहाँ है सब्जेक्ट वर्ब पेयर, ठीक है ना। और ये इफ क्या हो गया, यदि, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कितना आपने सीखा ये तो क्वेश्चंस देंगे तभी समझ में आएगा ना कि आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की अच्छे से नॉलेज हो गई कि नहीं। चलो पहला सेंटेंस, ये तो देखते ही कहेंगे कि मैम सिंपल तो नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ज़रूर ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ही होगा। पहली बात तो ये कि तीनों सेंटेंस पहचानने के लिए आपको देखना है कि उस सेंटेंस में कितने क्लॉज आए, इसलिए मैंने आपको क्लॉज फ्रेज पहले करा दिया। देखो क्या आप दो दो देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब या एक देख पा रहे हैं? आई डिड नॉट नो, एक तो यहाँ आपको आ गया सब्जेक्ट और वर्ब, और कहीं आ रहा है दिस फूड वॉज मिड, देखो फूड भी सब्जेक्ट फिर वर्ब। मैं नहीं जानता था कि ये फूड जो है केवल स्टाफ के लिए है, ठीक है, दैट से जोड़ा गया। अब बताओ ये सिंपल तो नहीं रहा, अब सिंपल नहीं रहा तो कंपाउंड होगा तो कि कॉम्प्लेक्स, तो कंपाउंड होने के लिए क्या चाहिए, फैन बॉयज़, तो उसमें से या नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो मैम तो इजी, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आसान है ना, देखिए कितना झट से आपने बता दिया। नंबर 2 में शी इज़ इनोसेंट सो शी हैज़ अपील टू द कोर्ट, वह निर्दोष थी इसीलिए उसने कोर्ट को अपील किया, ठीक है। शी इज़ इनोसेंट, अगर इतना रहता तो आप बोलते कि मैम ये तो सिंपल है, लेकिन यहीं पे सेंटेंस ख़त्म नहीं ना हो गया, देखो कॉमा है, सेंटेंस का पहचान क्या है कि फुल स्टॉप से ख़त्म होगा या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, तब यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है। तो एक यहाँ आया सब्जेक्ट वर्ब पेयर और एक यहाँ आया, यहाँ भी आया सब्जेक्ट वर्ब, मतलब इसमें भी दो क्लॉज आ गए, यानी कि ये ज़रूर कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब आप बताओ कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? मैम यहाँ सो आ गया ना, फैन बॉयज़, एस फॉर सो, जब यहाँ सो आ गया इट मीन्स ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड हो जाएगा। कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, अगर आप तैयार नहीं हैं इस गाने से, इफ़ यू आर नॉट रेडी विद दिस सॉन्ग इट इज़ बेटर टू लेट देम नो, तो बेहतर है कि उन्हें बता दें, ठीक है। इफ़ है, इफ़ कहीं आपने देखा है फैन बॉयज़ में कहीं इफ़ आया है, नहीं, तो बस फिर से ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दो सब्जेक्ट वर्ब पेयर आपको दिख रहे हैं, यू और आर, फिर यहाँ से इट इज़ बेटर सब्जेक्ट वर्ब, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। नंबर 4, शी विल कम होम और आई विल स्टे बैक एट हर प्लेस, वह घर आएगी या, वह घर आएगी या मैं उसकी जगह पे रुकूंगा, मतलब उसके घर पे रुकूंगा के स्थान पर। तो यहाँ भी आपको सब्जेक्ट वर्ब पेयर आ गया, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज आ गए, लेकिन किससे जुड़ रहा है, और से, यानी फैन बॉयज़ में ओ फॉर और, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। मुझे पता है मेरे बताने से पहले आप ही बता दे रहे होगे। चलिए ये देखिए नंबर 5, इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू द पार्क, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्या यहाँ दो दो सब्जेक्ट वर्ब पेयर आए हैं, तो आई है सब्जेक्ट, आई एम गोइंग वर्ब, और कहीं तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ये इन द इवनिंग, ये तो ऐसे ही फ्रेज आ गया कि शाम को, शाम को मैं पार्क में जा रहा हूँ, मतलब जाऊँगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक ही सब्जेक्ट वर्ब पेयर आ रहा है, इट मीन्स एक ही मेन क्लॉज आया है, ये हो जाएगा सिंपल। कुछ का अगर गलत हुआ है तो सुधार लीजिए, ठीक है ना, कि कहाँ फंस रहे थे, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। थोड़ा और देखें, चलो और देख लेते हैं 5, द सन लुक्स अमेजिंग टुडे, सन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, लुक्स दिखाई दे रहा है आज, सब्जेक्ट वर्ब एक ही जोड़ा आया सब्जेक्ट वर्ब का, क्या हो जाएगा, सिंपल। ओके, आई रिमेंबर द डे वेन वी मेट वेरी वेल, मुझे वो दिन याद है जब हम लोग मिले थे, तो आई सब्जेक्ट, रिमेंबर वर्ब, द डे, ठीक है, व्हेन वी मेट फिर से सब्जेक्ट फिर से वर्ब, दो दो सब्जेक्ट वर्ब पेयर, व्हेन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, फैन बॉयज़ में का नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, नीति इज़ नॉट कीपिंग वेल, मतलब नीति अच्छा फील नहीं कर रही है येट, फिर भी, ठीक है ना, हालांकि नीति अच्छा फील नहीं करे फिर भी वो
डिसाइड की कि वो काम पर जाएगी, उसने डिसाइड किया था कि काम पर जाएगी। फिर से यहाँ सब्जेक्ट, फिर से यहाँ वर्ब, यहाँ नीति इज नोइंग कीपिंग वेल में, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, 2 क्लॉज आया। येट है क्या फैन बॉयज में? यस, वाइफ और येट ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड। देख रहे हो कितना आसान है पहचानना तीनों काइंड्स आपके। आफ्टर द रीच द होटल दे विल इन्फॉर्म यू, देखो दे विल, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, दे रीच सब्जेक्ट वर्ब, ये आ गया आफ्टर, आफ्टर फैन बॉयज में से नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। 10 नंबर, वी आर गोइंग टू द पार्क। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, तो वी, आर हो गया वर्ब, ठीक है, और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट वर्ब पेयर आया नहीं आया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और आया है नहीं आया है, एक ही आया है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका सिंपल। कितना क्लियरली आपने अच्छे से सारे काइंड समझ लिए है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन फंक्शंस। अब आपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छे से हो गया। अब आइए फंक्शंस के आधार पर देखते हैं, जो कि है हमारे 5, ठीक है ना, है 5, लेकिन ये उनसे भी इजी है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं एक एक करके इनको। सबसे पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? विच मेक्स अ स्टेटमेंट, मतलब कि वैसा सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट बनाए। स्टेटमेंट बनाने का क्या मतलब हुआ? स्टेटमेंट बनाए यानी कि कुछ कहे, किसी चीज़ के बारे में कुछ कहे, कुछ बताए, कुछ एक्सप्रेस करे, डिक्लेयर करे, ठीक है। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आकाश लाल है, ठीक है। दिस इज़ माई कार, यह मेरा कार है, उसके पिताजी बिजनेसमैन है, हर फादर इज़ अ बिजनेसमैन, ठीक है। मतलब कि यदि आप सिंपल सेंटेंस से कंपेयर करें तो आप कह सकते हो इसको कि सिंपल और असर्टिव एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में नहीं। मतलब कि जो नॉर्मल सेंटेंस आपको लगे ना साधारण, तो ये असर्टिव हो गया। असर्टिव आपको और क्लियर तब हो जाएगा जब बाकी 4 को आप आइडेंटिफाई करना सीख लोगे और समझ जाओगे कि बाकी जो बच गया वो असर्टिव हो गया। चलो देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स हो गए। 2 टाइप्स कहने का मतलब क्या कि पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव किसको कहेंगे? ये देखिए जो 3 एग्जांपल्स आपको दिए गए ना, स्काई इज ब्लू, दिस इज माय कार, हर फादर इज अ बिजनेसमैन, ये हो गया हमको पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या कह रहा है कि डज नॉट कंटेन नॉट, मतलब इस सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा, मतलब कि सेंटेंस का नकारात्मक अर्थ नहीं होगा, मतलब कि नॉट नहीं लगा होगा। और नेगेटिव में देखिए नेगेटिव लिखा गया, इसमें क्या है कंटेन्स नॉट, नो या नॉट लगा रहे तो वो आपको हो गया क्या नेगेटिव सेंटेंस, नॉट नहीं रहे तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एग्जांपल देखिए, शी इज सिंगिंग, वह गा रही है, नेगेटिव में बदल दी तो क्या हो गया शी इज़ नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रही है। ये वाला हमारा अफर्मेटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव। दूसरा मतलब नेक्स्ट, वी विल मीट टुमारो, हम लोग कल मिलेंगे, तो ये हमारा हो गया क्या अफर्मेटिव, हम लोग कल नहीं मिलेंगे, क्या हो गया नेगेटिव। मतलब किसी भी असर्टिव सेंटेंस को, ठीक है ना, या कोई भी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना सकते हो नहीं लगा करके, ठीक है ना। ये इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये हाँ और ये ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा है। इंट्रोगेटिव जो कि अपने नाम से इंट्रोगेट करना सुने हैं, पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया है, मतलब कि पूछताछ के लिए बुलाया है, बस वही बात। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेगा? पूछताछ करेगा, मतलब कुछ ना कुछ पूछेगा। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चंस, वो सेंटेंस जो कि सवाल पूछे। और इसका पहचान क्या है? तो इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्या से खत्म होगा? तो क्वेश्चन मार्क से समाप्त होगा, ये फुल स्टॉप से समाप्त नहीं होगा। अब तक जितने सेंटेंस आपने देखे स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शंस के आधार पे एक असर्टिव, वो सारा फुल स्टॉप से एंड होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव आपको क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। देखो असर्टिव को आपने 2 तरह के देखा, वो तो इजी था, लेकिन ये 2 तरह का क्या? तो पहला हो गया हमारा यस नो टाइप। अब ये यस नो टाइप क्या है? मतलब कि जो सेंटेंस आप पूछो और उससे आपको जवाब मिले हाँ या ना का। और ये सेंटेंस जो होता है एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है, एक्सुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि बात करें, हमारा हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सब चीज़, ठीक है, उनसे शुरू हो। और दूसरा हमारा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्या?
जो कि WH वर्ड से शुरू हो। क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं WH उनसे शुरू हो। WH वर्ड यानी कि क्या, वॉट, वेन, हाउ, वेयर, हु, ये सारे हमारे हो गए WH वर्ड। ठीक है, ये सारे आपने देख लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, आर यू रेडी, इंट्रोगेटिव है, क्या तुम तैयार हो। अब बताइए ये WH वर्ड है, WH टाइप का है कि यस नो टाइप का है। तो आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, हाँ या ना। हाँ मैं तैयार हूँ, या नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, उस तरह से। तो हाँ या ना जवाब मिल रहा है, तो ये हमारा यस नो टाइप का हो गया है ना, यस नो टाइप का, लेकिन है इंट्रोगेटिव ही। नेक्स्ट, डू यू लाइक स्वीट्स, क्या तुम्हें स्वीट्स पसंद है, तो हाँ या ना, यही हो गया। नेक्स्ट, इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, तो फिर यहाँ इसको भी कहेंगे कि हाँ या ना। नेक्स्ट, वेन हैव यू जॉइन द कंपनी, तुमने ये कंपनी कब ज्वाइन किया, तो हाँ या ना। नहीं, इसका हाँ या ना में जवाब थोड़ी ना मिलेगा, इसमें तो वो डेट बताएगा पूछने पर कि हाँ मैंने इस तारीख को कंपनी ज्वाइन की। इसका हाँ या ना में जवाब नहीं मिल रहा है, ये WH वर्ड वाला टाइप हो जाएगा, समझ गए। हु आर यू, तुम कौन हो, तो क्या आप जवाब ये दोगे हाँ या ना, नहीं ना। इसको भी आप एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दोगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, तो ये भी हो गया हमारा WH वर्ड टाइप। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है, ये भी आपको हाँ या ना नहीं होगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, तो ये भी WH वर्ड टाइप हो गया, समझ गए। इंट्रोगेटिव भी आसान। असर्टिव क्या, तो जो साधारण कुछ स्टेटमेंट दे। इंट्रोगेटिव क्या, तो जो सवाल पूछे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव के बारे में क्या खास बात है, तो ये देखिए, वैसा सेंटेंस जो कि क्या दे, तो गिव्स अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन। वैसा वाक्य जो कि कमांड दे, ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट दे, मतलब क्या कहते हैं, प्रार्थना करे, एडवाइस सलाह दे या सजेशन दे, उसको कहते हैं हम इम्परेटिव। ठीक है, देखिए कमांड और ऑर्डर दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन कमांड ऑर्डर जब ज़्यादा फॉर्मली दिया जाए ना, तो उसको हम कमांड बोलते हैं। जैसे कमांड ज़्यादातर सेना में दिया गया, ठीक है ना, कि हाँ आगे बढ़ो सेना आगे बढ़ो, तो उस कंडीशन में आपको बिना कुछ बोले, बिना कुछ डिनाई किए आपको ऑर्डर फॉलो करने ही करने हैं। तो ऑर्डर जब आपको फॉर्मली हो जाए कि करना ही करना है, तो वही कमांड का रूप ले लेता है। बस यही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बाकी कमांड ऑर्डर एक ही है। और क्या दे, तो रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, सलाह। एडवाइस और सजेशन भी एक ही हो गया, सलाह। अब देखिए ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस ऑफन स्टार्ट विथ, इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, ये जो आपको लिखा गया है ना, ये आपको हेल्प करेगा पहचान करने का कि इंपरेटिव सेंटेंस को आप अच्छे से पहचान रहे हो कि नहीं। पहला तो ये हो गया कि आपको ऐसे पहचाना, सेंटेंस पढ़ते के साथ उसका अर्थ निकालोगे और उससे देखोगे कि क्या इसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है, एडवाइस, सजेशन दिया जा रहा है। अगर मान लो पहचानना आपको नहीं आया, आप उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, तो नहीं समझ पाए, तो आपके पास दूसरा हथियार ये है कि अगर इस तरह से शुरू हो, क्या से, तो V1 से। V1 कहने का मतलब वर्ब का पहला रूप, मतलब जैसे वर्ब हो गया ना गो, तो किसी भी वर्ब का मतलब किसी भी क्रिया का जो इंग्लिश वर्ड होता है, तो वो अपने आप में V1 ही होता है। गो, कम, राइट, रीड, स्टडी, ये सब जो हो गया आपको वर्ब V1 के रूप में। तो डायरेक्ट अगर वो वर्ब से शुरू हो, यानी V1 से शुरू हो, और क्या से शुरू हो, तो प्लीज़ के बाद V1 हो, ठीक है, मतलब प्लीज़ लगा हो उसके बाद वर्ब आए, या फिर काइंडली लगा हो उसके बाद वर्ब आए, और क्या, या तो डू से शुरू हो, डोंट से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, ऑलवेज से शुरू हो, LET लेट से शुरू हो। इतने कंडीशन से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, दो तरीके हैं पहचानने के, या तो आप ये स्ट्रक्चर से पहचान लो, या तो उनका अर्थ निकाल करके ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इससे पहचान लो। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, या फिर लोग बताओगे। देखिए, प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करो। देखो प्लीज से है, प्लीज से यानी कि ये है, तो सारे एग्जांपल्स आपको इम्परेटिव में। तो मैं इसमें आपसे ये पूछ रही हूँ कि बताइए इसमें क्या है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस क्या है। कृपया दरवाज़ा बंद करो, ये आप प्रार्थना कर रहे हो, प्लीज़ या काइंडली लगा रहे, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि रिक्वेस्ट बताया जा रहा है, तो इसमें रिक्वेस्ट की बात हो रही है। शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो, ठीक है, ये किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ या काइंडली लगा होता तब ना रिक्वेस्ट, तो या तो इसमें ऑर्डर कह सकते हो, ठीक है,
कमांड भी कह सकते हो, एडवाइस नहीं कहोगे कि हाँ मुंह बंद रखना सलाह का काम है, ऐसा नहीं। देखिए ऑर्डर हो गया जब किसी को किसी काम को करने के लिए आप कह रहे हो तब ऑर्डर, प्लीज़ या काइंडली लगा हो तो रिक्वेस्ट। एडवाइस या सजेशन तब होता है जब आप किसी को सलाह दे रहे हो जो कि उसके हेल्थ से रिलेटेड हो, या कुछ इच्छा आप जाहिर कर रहे हो, या कोई सलाह ऐसे ही दे रहे हो। काइंडली फिल अप द फॉर्म, थर्ड नंबर, काइंडली ये भी आपको रिक्वेस्ट बताता है, तो ये सेंटेंस भी रिक्वेस्ट का हो गया। मार्च फॉरवर्ड, ठीक है ना, आगे बढ़ो, तो ये सेना को बोल जाए, सेना आगे बढ़ो, तो ये आपको हो जाएगा कमांड, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक स्थलों पे धूम्रपान ना करें, तो डोंट स्मोक ये भी आपको ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है, तो आप इसको कह सकते हो कि हाँ ये ऑर्डर दे रहा है, या आप इसको एडवाइस भी कह सकते हो, सलाह ही है कि कृपया धूम्रपान ना करें। एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रतिदिन व्यायाम करो, तो ये आपको हो जाएगा एडवाइस, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो गई तो आपको एडवाइस हो गया। डू योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पे करो, तो ये ऑर्डर में भी हो सकता है, एडवाइस में भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई पूछा नहीं जाता है आपको कि ये सेंटेंस ऑर्डर का है कि एडवाइस का है, हाँ, लेकिन जब आप नरेशन पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे ना, तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी समझनी होती है कि किस सेंटेंस से ऑर्डर का पता चल रहा है, एडवाइस का, क्योंकि वर्ब भी उसी अनुसार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, यातायात के नियमों का हमेशा पालन करो, ऑलवेज से शुरू होकर हमने कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इम्परेटिव ही है, और इसमें क्या हो जाएगा, तो ट्रैफिक रूल फॉलो करने का हम सलाह दे रहे हैं, तो एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर हर्ट एनी मन, कभी किसी को चोट मत पहुंचाओ, तो ये भी एडवाइस हो गया एक तरह का। नेक्स्ट, लेट मी हैंडल दिस, मुझे ये हैंडल करने दो, लेट मी हैंडल दिस, ये मुझे हैंडल करने दो, तो ये इसको आप क्या कहोगे, तो या तो किसी को आप रिक्वेस्ट कह रहे हो, या रिक्वेस्ट हो सकता है, या एडवाइस भी हो सकता है, मान लो गुस्से में भी कह रहे हो, ठीक है ना, कि हमको करने दो ना, वो हो गया ऑर्डर में, तो ये कोई कंडीशन में भी आ सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मेन पर्पस ये था हमारा कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस में दिखे रिक्वेस्ट के रूप में, ऑर्डर के रूप में, तो वो इम्परेटिव होगा, और ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा तो ये ध्यान रखें कि V1 से डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो, मतलब कि सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज़ और, इन सारे सेंटेंसेस में यदि मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो आपको सब्जेक्ट तो शुरू में दिखा ही नहीं, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो गया, तो इन सारे सेंटेंस में, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होते हैं, और वो हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, तो यू, क्योंकि सारी बातें हम किसी न किसी को कह रहे हैं, मतलब जो हमारी बातें सुन रहा होगा, या जो हमारे लिखे गए मैसेज को पढ़ रहा होगा, वो सामने वाला ही, यानी यू को, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि हिडन है, समझ गए। इम्परेटिव क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो कि या तो ब्लेसिंग दे, कर्स दे, या विश दे, इसमें छोटा सा है, ठीक है। या तो आप किसी के लिए इच्छा कामना कर रहे हो कि भगवान करे तुम्हारा ये हो जाए, वो हो जाए, गुड लक विश कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे ड्रीम्स फुलफिल हो, भगवान तुम्हारा भला करे। कर्स भी दे रहे हो, गुस्से में किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया है, तो कहो कि भगवान करे तुम खून के आंसू रो, तुम मर जाओ, एग्जाम में फेल हो जाओ, ऐसे वैसे, तो वैसे सेंटेंसेस आपको ऑप्टेटिव में आ जाते हैं। जैसे मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने सच हो, तो ये आपको हो गया ऑप्टेटिव। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, भगवान तुम्हारा भला करें, ये भी, ये क्या हो गया, ये भी आपको ब्लेसिंग हो गया, या विश हो गया, ये भी आपको ब्लेसिंग हो गया। मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ, ठीक है, धरती पर शांति बनी रहे, ये भी आप एक विश कर रहे हो, ठीक है, जो कि सबके लिए मांग रहे हो। मे यू हैव ए वंडरफुल डे, तुम्हारा दिन अच्छा रहे, ये भी आप विश कर रहे हो या ब्लेसिंग दे रहे हो। नेक्स्ट, मे यू फेल इन एग्जाम, अब देखो किसी दोस्त के साथ कट्टर दुश्मनी हो गई, ठीक है ना, या फिर उसने आपके साथ छल किया जो भी, तो आप कहते हो कि भगवान कर तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, सामने बोल रहे हैं तब, पीठ पीछे नहीं, सामने बोलना मे यू फेल इन एग्जाम, तो ये हो गया हमारा कर्स। मतलब कि हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको ये कह दे मे आई कम इन, क्या इसको भी कहोगे ऑप्टेटिव, मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैम,
इस इसका पहचान क्या है? देखिए क्वेश्चन मार्क से ये इंड हुआ, और क्वेश्चन मार्क से इंड होना ये ऑप्टेटिव की पहचान नहीं है। किसका पहचान है? तो इंट्रोगेटिव की। इस में शब्द का ध्यान रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि में से शुरू होने वाला सारा ऑप्टेटिव। हाँ, बस फ़र्क ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन मार्क अगर एंड हो तो इंट्रोगेटिव होगा, और नहीं होगा ब्लेस या कर्स दिखाएगा तो ऑप्टेटिव। कभी कभी ऑप्टेटिव में ना आकर के डायरेक्ट ये भी लिख सकता है कि गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। इसमें मे छुपा हुआ है कि मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन सीधा लिखा गॉड ब्लेस यू। अब आप ढूंढोगे कि मे नहीं है तो ये ऑप्टेटिव नहीं हुआ, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, विश दे रहा है ना, ब्लेसिंग दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्टेटिव। समझ गया चारों टाइप्स। चलो अब लास्ट पे आते हैं जो कि है हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं जो कि एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ करुणा, इमोशंस और फीलिंग्स, वो भाव जैसे कि पहले से आपने सोच नहीं रखा था, नॉर्मल वे में नहीं बोल रहे, अचानक से बहुत तेज़ भाव, तेज़ फीलिंग आई है, सच एज। और वो फीलिंग किस तरह से, किस रूप में? तो सरप्राइज के रूप में, एक्साइटमेंट के रूप में, ठीक है, रिग्रेट यानी पछतावे के रूप में, एंगर यानी गुस्से के रूप में, जॉय यानी खुशी के रूप में। तो इन रूप में अगर अचानक सी फीलिंग आए, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन में आपने पढ़ा है ना, उसमें भी अचानक से होता है तो वो वर्ड इंटरजेक्शन होता है, और इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स इसमें आकर के कोई वाक्य बना दे तो बस हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस था। इसका सबसे मेन पहचान क्या हो गया? बस एक्सक्लामेशन मार्क, ये आपने देख लिया तो क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पहचान लिया। ओ नो आई फॉरगॉट माई किस। देखिए व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, इसमें क्या बात हो रही है? तो इसमें आपको हो सकता है जॉय भी, आप खुश हो, या फिर ये कह सकते हो सरप्राइज्ड हो, ठीक है ना, देख करके जॉय या सरप्राइज। ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज, ओफो मैं चाबी भूल गया, तो ये आपकी गलती हो गई, ये आप रिग्रेट फील कर रहे हो, ठीक है, कि चाबी भूल गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, इतना सुंदर दृश्य है, आप देख करके खुश हुए, यानी जॉय है ये। हुर्रे वी वॉन द मैच, रिप पिप हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, ये भी खुशी जाहिर कर रहा है, ये भी जॉय हुआ। यक दिस मिल्क हैज़ गोन सावर। देखिए यक कुछ गंदी चीज़ में बोलते हैं, जैसे कचड़ा हो गया, कूड़ा हो गया, पॉटी हो गई, ठीक है ना, कुछ गंदा या कुछ स्टेल स्मेल है, यानी कि कुछ सड़ा हुआ, कुछ खट्टा हो गया, उस तरह का गंदगी। यक दिस मिल्क हैज़ गोन सावर कि छी ये दूध खट्टा हो गया ना, जो कहते हैं ये वही है यक, ठीक है। दिस मिल्क हैज़ गोन सावर, इसमें आपको क्या बता रहा है? तो इसमें आपको क्या बता रहा है? तो ये आपको सरप्राइज, एक्साइटमेंट ये तो नहीं बता रहा है, आप इसमें डिसगस्ट कह सकते हो, ठीक है ना। डिसगस्ट वैसे घृणा को कहते हैं, इसमें आप ऐड कर लीजिए घृणा, या कोई चीज़ गंदी दिख करके आपको घृणा हो रही है तो उसमें डिसगस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ माई साइट, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, ये आप गुस्से में बोल रहे हो, है ना, एंगर में बोल रहे हो। स्टॉप लाइंग टू मी, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। ये चीज़ें देखिए, ये दोनों जो है, आप कहोगे कि मैम इम्परेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर साइन आपको एक्सक्लामेशन मार्क का दे दे तो बस आपको वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझना है। जैसे गुस्से में बात चल रही है, अचानक से बोल दे कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो तुम, तो ये आपको एक्सक्लामेटरी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल रही है। गेट आउट ऑफ माई साइट, कोई आराम से नहीं बोलेगा मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा, कहेगा सीधे कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, तो इसीलिए एंगर बता रहा है, और लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क दिया गया, फुल स्टॉप नहीं। ये हमारे हो गए, ये भी एंगर में, ये हो गया एक्सक्लामेटरी। तो समझ गए आप लोग पांचों, ठीक है। एक बार पांचों का ओवरव्यू ले ले तो देखिए, एक्सक्लामेशन से अंत होगा तो एक्सक्लामेटरी होगा, ब्लेसिंग विश या कर्स होगा, अभिशाप या आशीर्वाद, तो वो क्या हो गया? ऑप्टेटिव, ठीक है। इम्परेटिव का आपने देख लिया, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, या फिर भी1 से शुरू हो, या प्लीज़ काइंडली से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, डू डोंट से शुरू हो, ये हो गया इम्परेटिव।
नेक्स्ट इंट्रोगेटिव का क्या पहचान, तो बस क्वेश्चन मार्क लगा हो, इंट्रोगेटिव, ठीक है। और इंट्रोगेटिव दो तरह के, तो WH वर्ड और यस नो टाइप। दूसरा यदि मैं बात करूँ, ये तीन हो गया। असर्टिव, बाकी इन सब को छोड़ करके जो बच गया वो क्या हो गया, असर्टिव। जो नॉर्मल वाक्य हो गया वो असर्टिव हो गया। देखिए कितना इजी था। अब अगर आपने सीख लिया तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं इन 11 सेंटेंसेस को कि कौन कौन सा है। प्लीज शट द डोर, देखो प्लीज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, याद कीजिए रिक्वेस्ट वाला किस में था, हाँ तो सही इम्परेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज, क्या तुम्हें चॉकलेट पेस्ट्री पसंद है, क्वेश्चन मार्क देख लिए बस आराम से, इंट्रोगेटिव। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मैम कितना आसान पूछ, ये भी इंट्रोगेटिव। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, किया हा इतना सुंदर जगह, ये भी हो गया। ये भी हो जाएगा आपको एक्सक्लामेटरी, क्यों, क्योंकि लास्ट में है एक्सक्लामेशन मार्क जो कि इसकी पहचान है। गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर, जाओ और ये नया फ्लेवर ट्राई करो। फुल स्टॉप है, शुरुआत हो रहा है वर्ब से, डायरेक्ट V1 से शुरू हो गया, ये क्या हो गया इम्परेटिव। मान लो किसी को ये एडवाइस दे रहे हो कि जाओ इसका नया फ्लेवर ट्राई करो, जैसे मैं कहूँगी जाइए और मेरी दूसरी वीडियो चेक कीजिए, एडवाइस दूंगी। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ये आपको क्या क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव नहीं। अच्छा, ब्लेस या कर्स दे रहा है क्या, तो ऑप्टेटिव भी नहीं। एक्सक्लामेशन मार्क है तो एक्सक्लामेटरी भी नहीं। V1 से शुरू है तो इम्परेटिव नहीं, तो बस नॉर्मल कौन सा बच गया, यानी कि असर्टिव, राइट। नेक्स्ट, नेवर टेल लाइज, कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर से शुरू हो गया, ये क्या हो गया इम्परेटिव, ठीक है, एडवाइस दे रहा है। हुर्रे वी वोन द कंपटीशन, ठीक है ना, हम लोग जीत गए, जीत की खुशी बता रहा है। और देखिए कभी कभी एक्सक्लेमेटरी में हो सकता है कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप आए, लेकिन उसके अंदर में कोई कोई वर्ड आ जाए, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए, इंटरजेक्शन आ जाए, जिसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे, तो वो भी आपका पहचान है एक्सक्लेमेटरी का पहचान करने का, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, ये भी आपको एडवाइस दे रहा है, ऑलवेज से शुरू है तो इम्परेटिव। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, तो ये हो गया क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव। लेट हिम एक्सप्लेन, उसे एक्सप्लेन करने दो, और लेट से शुरू होने वाले ये भी हमारे क्या होते हैं, तो इम्परेटिव। तो मुझे पता है मेरे बताने से पहले आपकी भी ज़ुबान चली रही होगी, जहाँ से भी पढ़ के देख रहे होंगे ये वीडियो। तो चलिए हमने पूरे सेंटेंस को अच्छे से देख लिया, इतने अच्छे से कि अब कोई भी सेंटेंस में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं हो जाएगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।